हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ में आपका नेक्स्ट चैप्टर है। पहला वाला चैप्टर के कुछ पार्ट्स हम लोग ने डिस्कस किए थे, कुछ पार्ट्स अभी हम लोग आगे की वीडियोस में मैं आपको अपलोड करूंगा। एक टॉपिक है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ में, वो स्टूडेंट्स को हमेशा से बहुत टेक्निकल लगता है, डेरिवेटिव ट्रेडिंग। डेरिवेटिव ट्रेडिंग आपका एक टॉपिक है जो सेकंड चैप्टर में है। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट करके चैप्टर है आपका। उसमें कैपिटल मार्केट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं या फाइनेंशियल जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें से एक होता है आपका डेरिवेटिव। आज उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास मैं कोशिश करूंगा थोड़ी सी लंबी रखते हैं, ताकि मैं आपको डेरिवेटिव के बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊँ। देखिए, डेरिवेटिव सबसे पहले देखते हैं डेरिवेटिव होता क्या है। सबसे पहले देखिए, जितने भी कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैं, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो गया फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, यानी कंपनी कितने तरह के इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर सकती है मार्केट में। कंपनी अपनी फाइनेंशियल नीड्स को जब कंपनी को पूरा करना होता है, तो कितने तरह के इंस्ट्रूमेंट वो मार्केट में इशू कर सकती है। बेसिकली इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका प्योर, एक होता है आपका प्योर, एक होता है आपका हाइब्रिड, और एक होता है आपका डेरिवेटिव। एक होता है प्योर, एक होता है हाइब्रिड, और एक होता है डेरिवेटिव। प्योर का मतलब क्या हो गया? प्योर का मतलब हो गया जैसे नॉर्मल इक्विटी शेयर्स, रिडीमेबल डिबेंचर्स। ठीक है, ये सारे प्योर इंस्ट्रूमेंट हैं। इसमें केवल और केवल एक ही आपको बेनिफिट मिलेगा। इक्विटी शेयर्स में अगर आप पैसा लगाते हो, तो वो हमेशा वो इक्विटी शेयर्स में ही रहेगा। उसमें आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिलेगा, बोनस का बेनिफिट मिलेगा, राइट इशू का बेनिफिट मिलेगा। स्टॉक मार्केट में अगर लिस्टेड है, तो स्टॉक मार्केट का जो फ्लक्चुएशन है उसका बेनिफिट मिलेगा। एक आता है आपका हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपको दो इंस्ट्रूमेंट के फायदे प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, कन्वर्टेबल डिबेंचर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड। ठीक, अब ये क्या है? जैसे कन्वर्टेबल डिबेंचर है, आपने कन्वर्टेबल डिबेंचर में पैसे लगाए, तो एक सर्टेन टाइम तक तो कंपनी आपको इंटरेस्ट पे करेगी, और एक सर्टेन टाइम के बाद में वो डिबेंचर्स कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर्स में। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, आपने कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर में पैसा लगाया एक सर्टेन टाइम तक, तो आपको प्रेफरेंस शेयर का बेनिफिट मिलेगा। आपका जो भी फिक्स डिविडेंड है वो आपको डिविडेंड मिलता रहेगा, और एक सर्टेन टाइम के बाद में वो प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर में। यानी आप एक साथ दो चीजों का फायदा उठा रहे हो। उसको बोला जाता है हाइब्रिड सिक्योरिटीज। एक होता है तीसरा, डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव पे आते हैं। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव का मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी खुद की कोई भी वैल्यू ना हो। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी खुद की कोई भी वैल्यू ना हो, वो अपनी वैल्यू को डिराइव करता है किसी अंडरलाइंग एसेट से। अब अंडरलाइंग एसेट का मतलब क्या हुआ? जैसे इस कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट में आपको फायदा होगा या नुकसान होगा, वो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो किसी अंडरलाइंग एसेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब अंडरलाइंग एसेट क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड बॉन्ड। गोल्ड बॉन्ड, अब गोल्ड बॉन्ड में क्या है? आपने गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाया, तो गोल्ड बॉन्ड में आपको बेनिफिट कैसे होगा? अगर गोल्ड का पैसा बढ़ा, तो आपका भी बेनिफिट होगा। अगर गोल्ड का प्राइस डाउन हुआ, तो आपके जो इंस्ट्रूमेंट है उसका भी प्राइस डाउन होगा। उसी तरीके से कोल बॉन्ड। अगर, अब कोल बॉन्ड की अपने आप में कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर कोल का प्राइस बढ़ा, तो आपके इंस्ट्रूमेंट का भी प्राइस बढ़ेगा, आपको भी फायदा होगा। अगर कोल का प्राइस डाउन हुआ, तो फिर आपको भी नुकसान होगा। तो यहां पर इस बॉन्ड की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, ये अपनी वैल्यू को डिराइव कर रहा है किसी अंडरलाइंग एसेट से। तो अब इसमें देखिए, अंडरलाइंग एसेट क्या हुई? गोल्ड। इसमें अंडरलाइंग एसेट क्या हुई? कोल। ठीक, ये मैंने आपको बेसिक एग्जांपल दिए हैं।
लेकिन डेरिवेटिव का जो मेन एग्जाम्पल होता है वो होता है आपका एफ एंड ओ। एफ एंड ओ का मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन आपने कई बार सुना होगा। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, स्टॉक मार्केट में भी ये वर्ड यूज किया जाता है, कई बार इसको यूज करते हैं लोग, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। तो ये जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन है ये बेसिकली डेरिवेटिव्स होते हैं। तो अब अब आज की क्लास में हम लोग यही समझेंगे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते क्या हैं। ठीक तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन के बारे में बताता हूं। ऑप्शन समझ में आ जाएगा तो 100% आपको फ्यूचर्स भी समझ में आ जाएगा। देखिए बहुत आसान है। जैसे सपोज करिए कि एक मिस्टर ए हैं, इनके पास में 1 लाख रुपए हैं। ठीक है, इनके पास में 1 लाख रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, इनकी सेविंग है। अब ये अपने फ्रेंड के पास में गए, जैसे हम लोग कभी भी हम लोगों को अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करना होता है तो हम लोग किसी ऐसे पर्सन से एडवाइस लेते हैं जिसको सारी चीज़ों की नॉलेज हो, ताकि हमारा पैसा डूबे भी ना और हमें अच्छे खासे रिटर्न्स मिल जाए। और यकीन मानिए, जब कैपिटल मार्केट और सिक्योरिटीज लॉ अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आप उस पोजीशन पर होगे जहां पर लोगों को एडवाइस दोगे। आपको लोगों से एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद उल्टा लोगों को एडवाइस दोगे कि उनको उनका पैसा कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब देखिए, मिस्टर ए हैं, इनके पास में 1 लाख रुपए की सेविंग्स है तो इनको इन्वेस्ट करना है। ये अपने फ्रेंड के पास में गए, मिस्टर बी के पास में। अब मिस्टर बी से पूछा कि भाई मेरे पास में 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, इस 1 लाख रुपए को मैं कहाँ पर इन्वेस्ट करूं। तो मिस्टर बी ने इनसे पूछा कि भाई एक चीज ये बताओ कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का जो पहला नियम है, इन्वेस्टमेंट का जो पहला रूल है वो क्या है? प्रॉफिट और रिस्क, ये दोनों हमेशा एक साथ चलते हैं। अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट लेना है तो आपको ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप रिस्क कम लेना चाह रहे हो तो भाई आपको प्रॉफिट भी कम मिलेगा। तो मिस्टर बी ने इनको सजेस्ट किया कि भाई अगर आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे हो तो आपके पास सिंपल सी चीज है कि आप बैंक में एफडी करवा दो। एफडी करवा दोगे, उसमें 6.5-7% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा और वही इंटरेस्ट आपका फायदा होगा। इन्होंने बोला कि यार 6.5-7% तो बहुत कम होता है इंटरेस्ट, इससे हमारा क्या भला होगा। फिर मिस्टर बी ने इनको सजेस्ट किया कि भाई अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो तो आप इक्विटी में पैसा लगा दो, इक्विटी शेयर्स में लगा दो। ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, इनका प्राइस बढ़ता है, तो अगर शेयर का प्राइस बढ़ गया तो आपको फायदा मिलेगा। बीच बीच में कंपनी डिविडेंड देती है तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा। बीच बीच में अगर कंपनी ने राइट इशू लेकर के आया, बोनस लेकर के आया, तो आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर खतरा है। क्या खतरा है? अब देखो, प्रॉफिट ज्यादा है तो रिस्क भी है। यहाँ पर मिस्टर बी ने इनको बोला कि देखो यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आपका 1 साल में पैसा 1 लाख से 2 लाख रुपए पे हो जाए, 3 लाख रुपए पे हो जाए। और ये भी हो सकता है कि 1 लाख रुपए आपका केवल 50,000 पे रह जाए। तो मिस्टर ए घबरा गए, इनको लगा कि क्या हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी कम हो जाएगा। इन्होंने बोला कि हाँ, प्रिंसिपल अमाउंट भी आपका कम हो सकता है। इक्विटी मार्केट में चांसेस हैं, क्योंकि इक्विटी मार्केट में अगर प्रॉफिट आप ज्यादा ले रहे हो तो आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। तो अब मिस्टर ए कंफ्यूज हो गए, इन्होंने बोला कि यार क्या किया जाए। तो इन्होंने मिस्टर बी से बोला यार कोई और रास्ता है कि पैसा भी इक्विटी में लग जाए, और क्योंकि इक्विटी में भाई प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा फायदा सबको समझ में आता है। तो इन्होंने बोला कि कोई ऐसा रास्ता है क्या कि जहां पर फायदा भी मेरा हो और कम से कम इतना तो बचे कि प्रिंसिपल अमाउंट ना डूबे। चलो इतना रिस्क हम ले लेंगे कि भाई प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट ये हो जाए कि प्रिंसिपल अमाउंट मेरा बच जाए। तो अब मिस्टर बी ने इनसे बोला कि चलो भाई एक काम करते हैं, हम तुम्हारे इस 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस कर देते हैं। इन्होंने बोला इंश्योरेंस कैसे करेंगे? तो इन्होंने बोला कि हम तुमसे 5,000 रुपए लेंगे। एज अ, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो हम लोग प्रीमियम देते हैं, तो उसी तरीके से हम तुमसे 5,000 रुपए का प्रीमियम लेंगे। अब तुम मेरे साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो। यानी कि ए का बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट हो गया और इन्होंने 5,000 रुपए इंश्योरेंस के लिए लिए। अब इन्होंने, मिस्टर बी ने मिस्टर ए से बोला कि देखो, अगर तुम्हारे 1 लाख रुपए की वैल्यू
सॉरी अगर आपके 1 लाख रुपए की वैल्यू 1.5 लाख रुपए हो जाती है इक्विटी शेयर्स में, यानी जिस कंपनी के शेयर्स आप डिसाइड करोगे उस इक्विटी शेयर में अगर 1 लाख रुपए की से बढ़ करके 1.5 लाख रुपए की वैल्यू हो जाती है, तो प्रॉफिट जो आपको 50,000 रुपए हो रहा है ये आपका हो गया। आप 50,000 रुपए का प्रॉफिट अपना ले जाओ और प्रिंसिपल अमाउंट जो है 1 लाख रुपए का वो भी ले जाओ। ठीक। अगर बाई चांस 1 लाख रुपए डूब गया, लॉस हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देंगे। 5,000 रुपए आपने प्रीमियम दिया है, हम आपको पूरे के पूरे 1 लाख रुपए वापस कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब यहां पर आपको क्या चीज समझ में आई कि यहां पर एक तरीके का हमारे पैसे का इंश्योरेंस हो गया कि अगर हमने इक्विटी शेयर्स में पैसे लगाए और कल को मार्केट डूब गई, तो मार्केट डूबे या कुछ भी हो, हमने जितना इंश्योरेंस कराया है केवल उतना पैसा जाएगा, बाकी का पूरा पैसा मेरे पास वापस आ जाएगा। ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकल बताया कि बेसिकली एक चीज बताई कि ऑप्शन होता क्या है। अब इसका एक हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे। अब देखिए अब देखिए हम लोग यहाँ पर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है, IRCTC, सबको नाम पता होगा IRCTC। एक मिस्टर ए है, ठीक है, इनको IRCTC में पैसा लगाना है, ये IRCTC में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। ये गए स्टॉक ब्रोकर के पास में, ये स्टॉक ब्रोकर के पास में गए और स्टॉक ब्रोकर से बोला कि हमें IRCTC के शेयर्स को खरीदना है। ठीक है, इनको IRCTC के शेयर को बाय करना है, लेकिन ये बाय अभी नहीं करेंगे, ये करेंगे आफ्टर 30 डेज। इन्होंने बोला कि 30 दिनों के बाद हम IRCTC के शेयर्स को परचेज करेंगे। अब क्यों परचेज करेंगे? आज की तारीख में जैसे मान लेते हैं कि आज है 2 जनवरी 2024। आज की तारीख में IRCTC के शेयर्स का जो प्राइस चल रहा है वो मान लीजिए 900 रुपए चल रहा है। ठीक है, मिस्टर ए को ऐसा लग रहा है कि ये मार्केट अभी बढ़ेगा, इस शेयर का प्राइस जो है ये कम से कम 1200-1300 रुपए के आसपास जाएगा एक महीने के बाद में। एक महीने के बाद मार्केट का ये जो IRCTC के शेयर का प्राइस है ये कम से कम 1200-1300 रुपए तक पहुंचना चाहिए आफ्टर 1 मंथ। तो इन्होंने बोला स्टॉक ब्रोकर से कि भाई हम 30 दिनों के बाद तुमसे IRCTC के शेयर्स खरीदेंगे 950 रुपए के हिसाब से, 950 रुपए के हिसाब से खरीदेंगे 100 शेयर्स। अब ब्रोकर ने बोला कि भाई चलो ठीक है, 900 रुपए शेयर का प्राइस चल रहा है, ये कह रहे हैं कि हम 350 रुपए के हिसाब से 950 रुपए के हिसाब से आपसे 100 शेयर्स खरीदेंगे 30 दिनों के हिसाब से। ब्रोकर ने इनसे बोला कि भाई मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लो। इन्होंने बोला ठीक है, हम आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं। तो इनका और स्टॉक ब्रोकर का एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जिसमें स्टॉक ब्रोकर ने लिख करके रखा हुआ है कि भाई 30 दिनों के बाद यानी कि 2 फेब को मिस्टर ए स्टॉक ब्रोकर से 100 शेयर्स खरीदेंगे 950 रुपए के हिसाब से। अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट बन गया है तो परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, वरना फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक। अब एक महीने के बाद मिस्टर ए का अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ और एक महीने के बाद यानी कि मान लीजिए 2 फेब को शेयर का प्राइस बढ़कर के पहुंच गया 1300 रुपए। 2 फेब को शेयर का प्राइस बढ़ गया 1300 रुपए। तो अब मिस्टर ए ने ब्रोकर के साथ में क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है? ब्रोकर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम 30 दिन बाद 100 शेयर्स खरीदेंगे 950 रुपए के हिसाब से। स्टॉक मार्केट में शेयर का प्राइस क्या चल रहा है? 1300। यानी आज की तारीख में अगर स्टॉक मार्केट से आप शेयर्स को खरीदते हो तो आपको 1300 रुपए में मिलेंगे, लेकिन इनको ब्रोकर से कितने में मिल रहे हैं? 950 रुपए के हिसाब से। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधे सीधे मिस्टर ए को प्रॉफिट हुआ 350 रुपए पर शेयर के हिसाब से। क्यों? क्योंकि अब ये 950 रुपए में खरीदेंगे
ब्रोकर से और 1300 रुपए में स्टॉक मार्केट में बेच देंगे, यानी 350 रुपए पर शेयर के हिसाब से 100 शेयर्स का 35,000 रुपए सीधा सीधा मिस्टर ए को फायदा हो गया। दिस इज कॉल्ड फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, जहां पर हम फ्यूचर के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसमें एक सिचुएशन लेते हैं कि भाई अभी तो हम लोग बड़ी पॉजिटिव अप्रोच लेकर के चल रहे हैं कि वाकई में कि 2 तारीख को या 30 दिनों के बाद में शेयर का प्राइस बढ़ गया। मिस्टर ए ने जो एस्टिमेट लगाया था, मिस्टर ए के जो कैलकुलेशंस थे, मिस्टर ए की जो स्ट्रेटेजी थी, वो बिल्कुल काम करी और शेयर का प्राइस वाकई में बढ़ करके 1300 रुपए हो गया, बढ़ गया। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है ना कि शेयर का प्राइस कम भी तो हो सकता है। अब मान लीजिए इन्होंने ब्रोकर को बोला कि भाई हम 950 रुपए के हिसाब से 100 शेयर्स खरीदेंगे, स्टॉक मार्केट में कुछ न्यूज आ गई या देश में कुछ हो गया या कुछ भी हो गया, अभी जैसे यहाँ पर स्ट्राइक हो गई थी ट्रांसपोर्टर्स की, हर एक जगह पर इतनी भीड़ लग रही थी, कुछ भी इस तरीके की चीजें हो गई, तो जो बियॉन्ड द पावर एक्ट ऑफ गॉड है ना। तो कई कई बार होता है कि स्टॉक मार्केट किसी कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसकी वजह से डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो कुछ ऐसा ही हो गया और शेयर का प्राइस 2 फेब को आ गया 700 रुपए। अब क्या हुआ, अब शेयर का प्राइस 700 हो गया और इन्होंने 950 रुपए में खरीदने के लिए बोला है, यानी अभी अब इनको लॉस हो रहा है 250 रुपए का। ये भी तो हो सकता है भाई, दोनों ही पॉसिबिलिटीज होती हैं। अब इनको लॉस हो रहा है यहाँ पर 250 रुपए का, तो 100 शेयर्स में इनको कितने का लॉस हो गया, 25,000 रुपए का, 25,000 का लॉस हो गया। तो अब क्वेश्चन उठता है कि भाई इन्होंने तो ब्रोकर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो कॉन्ट्रैक्ट किया है तो अभी मैंने आपको बताया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो आपको परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। अब देखिए यहीं पर ही डिफरेंस आता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में, बहुत ध्यान से समझिएगा, यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब हमको ये बात पता है कि मेरा 25,000 रुपए का नुकसान हो रहा है और इस 25,000 रुपए के नुकसान से हम कैसे बच सकते हैं। तो अगर आपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास में राइट है कि आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस कर सकते हो, आप अपने प्रॉमिस को तोड़ सकते हो, यानी आप ब्रोकर से मना कर सकते हो कि भाई हम ये शेयर्स नहीं खरीदेंगे आपसे, स्टॉक मार्केट गिर गई है, हम आपसे 950 रुपए के हिसाब से शेयर्स को नहीं खरीदेंगे। इसमें आपके पास में एक ऑप्शन होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपके पास में एक ऑप्शन होता है कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने का। अभी ऊपर जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, इसमें मैंने एग्जांपल में आपको ये बताया कि मिस्टर बी ने मिस्टर ए से बोला कि भाई हम तुमसे एक इंश्योरेंस लेंगे, तो बस यही चीज होती है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में प्रीमियम चार्ज किया जाता है, एक तरीके का इंश्योरेंस हो जाता है, तो यहाँ पर एक प्रीमियम चार्ज किया जाता है। अब ब्रोकर ने मिस्टर ए से जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया था तो इनसे 5,000 रुपए का प्रीमियम चार्ज किया था, एक तरीके से आप उसको इंश्योरेंस प्रीमियम समझ लो, 5,000 रुपए का प्रीमियम चार्ज किया था। तो मिस्टर ए ने जिस समय इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया होगा उस समय 5,000 रुपए ब्रोकर को पे किए होंगे। अब जब मार्केट में नुकसान हो गया तो अब एटलीस्ट चलो कम से कम 25,000 रुपए के नुकसान से अच्छा क्या है केवल 5,000 रुपए का नुकसान। तो अब मिस्टर ए क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेंगे, 5,000 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम के दे ही चुके हैं, अब ब्रोकर से शेयर्स को वो नहीं खरीदेंगे। दिस इज कॉल्ड ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक, आप समझते हैं फ्यूचर्स के बारे में। फ्यूचर भी बिल्कुल सब कुछ ऐसे ही होता है, इसमें भी फ्यूचर की ट्रेडिंग को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जिस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग में आपके पास में ये ऑप्शन है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर सकते हो, फ्यूचर्स में आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं कर सकते हो, आपको खरीदने पड़ेंगे, भले ही वो 500 रुपए का शेयर हो जाए, 600 रुपए का शेयर हो जाए, आपको 300 का नुकसान हो, 400 का नुकसान हो, 500 का नुकसान हो, फायदा हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लॉस हुआ तो लॉस आपको बेयर करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड फ्यूचर। मेरी बात सबको समझ में आई। अब देखिए हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को डेरिवेटिव बोलते क्यों हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले डेरिवेटिव का मैंने मतलब आपको बताया कि डेरिवेटिव का मतलब होता है जिसकी खुद की कोई भी वैल्यू ना हो, ऐसा कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट जिसकी खुद की कोई भी वैल्यू ना हो, वो अपनी वैल्यू को डिराइव करता है किसी अंडरलाइंग एसेट से। तो अब यहां पर फ्यूचर्स और ऑप्शन को डेरिवेटिव क्यों बोला गया है, क्यों, अब देखिए पूरे एग्जाम्पल में पूरा जो मैंने आपको बताया पूरी कहानी, तो पूरी कहानी में कहीं पर भी उस कॉन्ट्रैक्ट की अपने आप में कोई भी वैल्यू नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्ट अपनी वैल्यू को डिराइव कहां से कर रहा है, इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी। अगर मान लीजिए इक्विटी शेयर्स का प्राइस बढ़ता है
तो उस कॉन्ट्रैक्ट का भी प्राइस बढ़ेगा। अगर इक्विटी शेयर का प्राइस गिरता है तो आपको फिर लॉस होगा, जैसा भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ उस हिसाब से। तो यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट अपनी वैल्यू को डिराइव कर रहा है इक्विटी शेयर्स की परफॉर्मेंस से, तो इस वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं। ऑप्शन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है, राइट टू बाय। पुट ऑप्शन का मतलब राइट टू सेल, यानी खरीदने का अधिकार और बेचने का अधिकार। अभी जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि मैंने आईआरसीटीसी के शेयर्स को खरीदने के लिए बोला, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या था, वो कॉल ऑप्शन था। वहां पर खरीदने का राइट था कि अगर मार्केट कल को बढ़ जाती तो मेरे पास में राइट है कि मैं ब्रोकर से जिस रेट में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसी रेट में मैं ब्रोकर से परचेज करूंगा। पुट ऑप्शन में क्या होता है, पुट ऑप्शन में हम बेचने के लिए जाते हैं। अब बेचने के लिए कैसे जाते हैं इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। हम्म अब देखिए, पुट ऑप्शन का मतलब मैंने आपको बताया, पुट ऑप्शन का मतलब राइट टू सेल। अब पुट ऑप्शन पे कब एक्सरसाइज करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए इसके पहले जब मैंने आपको कॉल ऑप्शन बताया तो कॉल ऑप्शन मैंने बताया कि मिस्टर ए को ऐसा लग रहा था कि मार्केट बढ़ने वाली है, आईआरसीटीसी के शेयर का प्राइस जो है वो 1200-1300 रुपए हो जाएगा और करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 900 रुपए। लेकिन जब हमको ऐसा लगता है कि मार्केट गिरने वाली है, जैसे मान लीजिए कि हम एच डी एफ सी का एग्जाम्पल लेते हैं। एच डी एफ सी का मान लेते हैं कि जो सीएमपी चल रहा है, सीएमपी का मतलब करंट मार्केट प्राइस, वो 2000 रुपए पर शेयर के हिसाब से चल रहा है। अब मिस्टर ए को ऐसा लगता है कि यार ये जो है ये ओवर वैल्यूड है, ये 2000 रुपए इसका प्राइस होना नहीं चाहिए, स्टॉक मार्केट करेक्शन करेगा, स्टॉक मार्केट इसके प्राइस को सही रेट पे लेकर के आएगा। तो मिस्टर ए को लग रहा है कि 30 दिनों के बाद इसके शेयर का प्राइस होना चाहिए 1300 रुपए। आफ्टर 30 डेज इसके शेयर का प्राइस होना चाहिए 1300 रुपए। तो यहां पर मिस्टर ए ने ब्रोकर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया, सेम वही चीज कॉन्ट्रैक्ट किया। अब मिस्टर ए ने स्टॉक ब्रोकर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया, इन्होंने बोला कि भाई हम 1350 रुपए में आपको 100 शेयर्स बेचेंगे, 1350 रुपए में हम आपको 100 शेयर्स बेचेंगे आफ्टर 30 डेज, 30 दिनों के बाद 1350 रुपए में आपको 100 शेयर्स हम बेचेंगे। स्टॉक ब्रोकर ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और सेम वही चीज यहां पर भी प्रीमियम चार्ज होगा। अब यहां पर भी स्टॉक ब्रोकर ने इनसे प्रीमियम चार्ज कर लिया। अब उसके बाद में 30 दिनों के बाद जब कॉन्ट्रैक्ट पे एक्सरसाइज करने की बारी आई, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट पे हमको एक्सरसाइज करना है उस समय मिस्टर ए की जो स्ट्रेटेजी थी, इनके जो कैलकुलेशंस थे वो बिल्कुल सही साबित हुए, और जो शेयर का प्राइस है वो शेयर का प्राइस आ गया 1000 रुपए पर शेयर। 30 दिनों के बाद स्टॉक मार्केट करेक्ट हुई, एच डी एफ सी के शेयर का प्राइस है वो 1000 रुपए पर शेयर के हिसाब से आ गया। अब मिस्टर ए क्या करेंगे, मिस्टर ए ने स्टॉक ब्रोकर से किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम आपको शेयर्स बेचेंगे, हम आपको 1350 रुपए में 100 शेयर्स बेचेंगे। और मार्केट करेक्ट हुई, स्टॉक मार्केट में इस समय जो शेयर का प्राइस चल रहा है वो कितना चल रहा है, 1000 रुपए। तो मिस्टर ए क्या करेंगे, मिस्टर ए स्टॉक एक्सचेंज से 1000 रुपए में 100 शेयर्स खरीदेंगे और 1350 रुपए में स्टॉक ब्रोकर को वही शेयर्स बेच देंगे। तो इनका प्रॉफिट कितना हुआ, 350 रुपए पर शेयर के हिसाब से, क्योंकि स्टॉक मार्केट का नियम है
सस्ता खरीदोगे, महंगा बेचोगे, तभी फायदा होगा। महंगा खरीद करके सस्ता बेचोगे तो हमेशा नुकसान होगा। तो आपने सस्ता खरीदा, स्टॉक मार्केट में शेयर का प्राइस कम हुआ, आपने 1000 रुपए में खरीदा और 1350 रुपए में शेयर्स को बेच दिया, तो आपको 350 रुपए पर शेयर के हिसाब से फायदा मिल गया। दिस इज कॉल्ड पुट ऑप्शन। तो अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जब इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि मार्केट बढ़ेगी, एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ेगा, तो वो जाता है कॉल ऑप्शन की तरफ। अगर कभी इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि मार्केट करेक्ट होगी, स्टॉक मार्केट में शेयर का प्राइस गिरेगा, तो फिर वो जाता है पुट ऑप्शन की तरफ। पुट ऑप्शन हमेशा और हमेशा जब मार्केट गिरने वाली होती है तो तभी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। देखिए, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, स्टॉक मार्केट में अक्सर सभी का ही इंटरेस्ट होता है, तो जैसे फिल्में भी बहुत सारी आई हैं, वेब सीरीज भी बहुत सारी आई हैं। जैसे हर्षद मेहता पे जो वेब सीरीज आई, उस पे बहुत लोगों ने उसको बड़ा पसंद किया। जिस समय हर्षद मेहता था, उसी समय और भी लोग थे, ठीक है। स्टॉक मार्केट में एक लैंग्वेज यूज करी जाती है, तेजड़िया और मंदड़िया। अगर आपने वेब सीरीज देखी होगी तो उसमें कई बार ये शब्द यूज किया गया है, तेजड़िया और मंदड़िया। तेजड़िया का मतलब क्या होता है? तेजड़िया का मतलब होता है कि जो बुलिश लोग हैं। बुलिश का मतलब जो लोग मार्केट को पॉजिटिव वे में लेते हैं। और मंदड़िया का मतलब क्या होता है? मंदड़िया का मतलब होता है बियरिश। बियरिश का मतलब क्या होता है? जो लोग मार्केट को नीचे लेकर के आते हैं। हर्षद मेहता जो था, हर्षद मेहता के समय में शेयर्स, जितने भी कंपनी थे, सबके शेयर के प्राइस बहुत बढ़े थे, तो उसको तेजड़िया बोला जाता था। बहुत सारे उस समय लोग ऐसे थे, जैसे उस समय इंडिया में और भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे। जैसे मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, इंडिया का उनको, झुनझुनवाला, एग्जैक्टली झुनझुनवाला। तो राकेश झुनझुनवाला, तो जो राकेश झुनझुनवाला थे, वो शुरुआत में मंदड़िया थे। जब हर्षद मेहता जब तक था तब तो मार्केट बहुत बड़ी, और जब हर्षद मेहता का जो कांड है, जो उस समय जो ये कांड हुआ था हर्षद मेहता वाला, उसके बाद में मार्केट बहुत गिरी थी। जब मार्केट गिरी थी, आप कभी भी राकेश झुनझुनवाला का इंटरव्यू देखिएगा, उसने खुद ये बात बोली है कि जब मार्केट गिरी हर्षद मेहता के कांड के बाद, तब हमने अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया था, क्योंकि वो राकेश झुनझुनवाला मंदड़िया थे, वो बेरिश थे, वो मार्केट को नीचे लेकर के जाते थे। अब देखिए, बुलिश और बेरिश क्यों बोलते हैं? बुल बुल हमेशा ऊपर की तरफ देखता है, मतलब बुल की सींग जो होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ, ऊपर उछाल करके मारता है, ठीक, ऊपर उछाल करके मारता है, तो उसको बोलेंगे बुलिश, यानी कि ऊपर की तरफ ले जाएगा। बियरिश, बियरिश का मतलब मंदड़िया। बियर का मतलब क्या होता है? भालू। तो भालू नीचे से मारता है, ऐसे करके मारता है, ठीक है, तो इस वजह से उसको बोला जाता है बियरिश। आई होप आपको फ्यूचर्स और ऑप्शन समझ में आए होंगे। आज की क्लास में मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ, आप नंबर उसको नोट कर लीजिएगा। और अगर किसी भी स्टूडेंट को इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, एनी टाइम यू कैन व्हाट्सएप में, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा, तुरंत तो नहीं, लेकिन हाँ, जब भी मैं फ्री होऊंगा आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। मेरे 2 नंबर हैं, दोनों ही नंबर व्हाट्सएप पे हैं। एक 9555 मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 9555 नेक्स्ट 9140592504। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9140592504। आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। और एक चीज और जरूरी, आज की वीडियो के बाद में, अभी मैं 2 दिन के लिए थोड़ा सा बिजी हो जाऊंगा, तो हो सकता है 2 दिन के लिए मैं वीडियो ना अपलोड कर पाऊँ, लेकिन इसके बाद में जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा, वो मैं फ्यूचर्स और ऑप्शन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन का मैं वीडियो अपलोड करूंगा। और स्पेशली जो कैपिटल मार्केट और सिक्योरिटीज लॉ, जो ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स हैं, वो ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे कि आप पिछले 4 से 5 अटेम्प्ट के पेपर देखिएगा। स्कैनर होगा, स्कैनर में देखिएगा, नहीं तो गूगल पे आपको मिल जाएंगे, आप पेपर देखिएगा। 15 से 20 नंबर के न्यूमेरिकल, वो भी कंपलसरी होते हैं, उसके साथ कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। 15 से 20 नंबर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, म्यूचुअल फंड को लेकर के, इशू ऑफ सिक्योरिटीज को लेकर के, डेरिवेटिव्स को लेकर के। और स्पेशली
जो डेरिवेटिव वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन में फायदा कैसे होता है, फ्यूचर्स में फायदा कैसे होता है, लॉस कैसे होता है, एक इन्वेस्टर ने इतना पैसा लगाया, एक ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने मार्केट की पोजीशन ये है, आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। तो ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 4-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और पिछले 4 से 5 अटेम्प्ट से लगातार ऑप्शन ट्रेडिंग का क्वेश्चन जरूर आ रहा है। इसी वजह से मुझे लगा कि मेरे को एक बार फ्यूचर्स और ऑप्शन के बारे में स्टूडेंट्स को बताना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इस वीडियो से आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगी। और इसके बाद जो मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा वो इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ताकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब एग्जाम में आए तो आपको दिक्कत ना हो। उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको मैं बताऊंगा कि प्रैक्टिकली कैसे ऑप्शन में ट्रेडिंग करी जाती है और ऑप्शन में कैसे प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल इसको लाइक करिएगा, और कोशिश करिएगा आपका जो भी फ्रेंड सर्किल है उनके साथ में इसको शेयर भी करिएगा। मेरे को मोटिवेशन मिलेगी अगर आप लोग इसको करोगे, तो मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आगे चल करके उसको अपलोड करूंगा। थैंक यू।